हेलो। हेलो, नमस्कार। स्वागत है फिर से। हमारे नए एपिसोड में हुँ, कविता पे चर्चा। और आज के कवि हैं हमारे वो क्रांतिकारी हैं हाँ, काफ़ी और वो प्रोटेस्ट पोएट्री को के लेखन करते के थे। लिए प्रसिद्ध हैं हुँ, और बहुत मुखर हैं, हाँ, अत्यंत मुखर हैं, हाँ, गुस्सैल। गुस्सैल हैं, जो मन में आता है वही लिख देते हैं हाँ, कागज़ पे। ना डरते, ना डरे, ना। हाँ, चाहे उसकी आलोचना हो, चाहे उसकी तारीफ़ हो, चाहे बैन हो। हाँ, इन चीज़ों का फ़िक्र नहीं करते, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। तो उनका नाम है सुदामा पांडे धूमिल, धूमिल उनका पेन नेम है। पेन नेम सुदामा पांडे। 9 नवंबर 1936 वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। हुँ, गरीबी में पले बड़े, हमेशा पैसे की किल्लत रही, जॉब वॉब की, प्राइवेट जॉब करते थे और अक्सर शिकायत करते थे कि उनके सर में दर्द रहता है। अरे! हाँ, जिसके लिए वो हमेशा तेल लगाकर सर पे रखते थे, क्योंकि दवाइयों के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ठंडा तेल लगाकर रखते थे सर में दर्द, और वही सर का दर्द एक दिन उनके मृत्यु का कारण बना। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि वो ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा! हाँ, अरे! और सिर्फ 39 ईयर्स की एज में हुँ, सुदामा पांडे चल बसे। 10 फरवरी 1975 को उनका देहांत हुआ। ये तो एकदम काफ़ी सैड है हुँ। कि सर दर्द ट्यूमर बन जाए। हाँ, ब्रेन ट्यूमर। तो अच्छा, एक और बात, उनकी कविताओं में या उनके लेखनी में या उनकी किताबों में जो भाव बिल्कुल प्रकट होते हैं ना, साक्षात दिखते हैं, हाँ, जो चीज़ें, उनमें कुछ शब्द मैंने शामिल किए हैं। अच्छा, भय, डर, ठीक है। भूख, हाँ, भटकाव, भटका, सत्ता लोलुपता, तालो लोग। सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले लोग, अच्छा, अकर्मण्यता, निकम्मापन, राजनैतिक समझ बहुत प्रखर दिखती है उनकी कविताओं में। हुँ, देहात, शहर का जो है माहौल। हाँ, और एक और चीज़ कि वो गरीबी और अमीरी हाँ, के भेद को ख़त्म करना उनकी, और जात का भेद ख़त्म जात का करना भेद खत्म करना। उनका कविताओं में एक हाँ, प्रमुख वो और दिखाई देता है, इन सब चीज़ों से एलिमेंट हटकर है। उन्होंने ये भी बताया कि एक कवि का क्या कर्म होना चाहिए। कवि हाँ, कर्म भी दिखता है उनकी कविताओं में। शायद जो मैं कविता पढ़ने वाला हूँ, हाँ, वो इसी पे ही है। अच्छा। तो ईमानदारी, बेईमानी, निराशा, हिंसा, अहिंसा, ये सारे भाव दिखते हैं धूमिल की कविताओं में। तो आज उनकी ही कुछ कविता हम पढ़ेंगे। हाँ, और इस बार कि कुछ पढ़ेंगे कि फ्यूचर में और भी अलग इंक्लूड लेकर हो आ सके। सकें। हाँ, और इस बार जो आदित्य कविताएं पढ़ने वाले हैं मुझे नहीं पता है अभी, और हाँ, मैं जो पढ़ने वाला हूँ नहीं पता नहीं है। पता है। तो और शायद बहुत लो चांस है कि इन्होंने जो पढ़ेगा ये मैंने सुनी भी है कि नहीं है। हमने बताया ही नहीं एक दूसरे को ना कि हम हाँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी कविता धूमिल की पढ़ेंगे। हमने छुपा कर लिखा है एक दूसरे से। हाँ, ताकि वो एलिमेंट बना रहे यहीं हाँ, पे बैठ के समझने का। एग्जैक्टली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कौन करेगा पहले शुरू? आप तो करो, ठीक है, मैं खोल के। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। पहली कविता जो है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वो है दूसरे का घर। दूसरे का घर। कौन सी आत्मीयता, ठहराव का कौन सा बहाना ढूंढते हुए तुम यहाँ आते हो रोज। वही खुफिया आंखें, वही आत्माएं बूढ़ी खूंखार, यहाँ भी तुम्हें घूरती हैं, जो न जाने कब से सड़क पे तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम्हारी जेब में क्या है? प्यार? उसे बाहर गली में फेंक दो। यह दूसरे का घर है, और शहर की जुबान में तुम्हारी भाषा और उम्मीद के बीच ये काठ का एक टुकड़ा रख देंगे, या फिर एक प्याली गर्म चाय। पियो जी कवि जी महाराज। सोचते क्या अपनी शर्म में डूब मरने का कोई दूसरा उपाय? ढूंढ लो, ढूंढ लो। हो चुके हो तुम बाजार से बाहर, तुम्हारे ये नाखून बहुत छोटे हैं, और होने के बाद भी तुम पशु बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे चेहरे से आज भी आदमीयता की गंध आती है। क्या कहा? दया? लेकिन याद क्यों नहीं करते दया का एक रुख? हाय, यह भी है कि जो जाति ठंड के माकूल दिनों में आदमी का खून खींच लेती है, गर्मी के मौसम में पौसरा चलाती है। और यह दूसरे का घर है, और तुम्हारा दोष यह है कि तुम सब कुछ समझते हो। दांत और सिक्के में कौन सा रिश्ता है? दीवारों की मातृभाषा क्या है? सब कुछ।
तो ये था दूसरे का घर। एक जो मुझे सबसे पहले सुनते ही समझ आया एलिमेंट, हाँ, पता नहीं गलत है सही है, कि एक इंसान का गांव से शहर आना, आना, हाँ सही है। वो मुझे लग रहा था कि उसे समझा रहे हैं कि ये जो फीलिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स तो लेके आ गए ना गांव से ये शहर, शहर में नहीं ये चलते। शहर में नहीं चलती है, यहाँ पे तो जानवर रहते साफ थे। साफ उन्होंने जिक्र किया है प्यार, हाँ। दया, आदमियता। अभी भी हाँ। तुम में गंध आ यहाँ रही है और वो आदमियता की। एक और लाइन है ना कि यहाँ पे तुम्हारे प्यार को कोई नहीं पूछेगा, हाँ, यहाँ हाँ। पे तुम्हारे सामने एक चाय की प्याली रख दी जाएगी और बोली जाएगा कवि साहब पिए। पिए, चाय पिए। हाँ, हाँ। तो ये कह रहे हैं कि शायद जो अब एक कवि जो गांव से शहर आया है कुछ करने के लिए, एक हाँ। अच्छा कवि बनने के लिए या छपवाने के लिए काम, उसके सबसे पहले जो वो है क्या कहते हैं, जो से कविता कवि बनाता है हाँ, हाँ, भाव, हाँ, हाँ, सही। वही खत्म करेंगे और बोलेंगे "अब चाय पियो, मजा चाय करो, पियो। आराम करो"। और वो जिस गुमान के साथ या जिस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आता है ना कि मैं कवि हूँ, मैं कविता जानता हूँ। हाँ। शहर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शहर में उसे हाँ, आते ही ये सब समझ, कुछ मटेरियलिस्टिक हाँ, है। सब कुछ मटेरियल है, सब कुछ। हाँ। और मतलब उस पे बात नहीं कोई करेगा, मतलब वो नहीं पूछ रहा है कोई तुम्हारा हाँ, कि हाँ। लिटरेचर पे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, या इमोशन से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ मैं। हाँ। अंजुम का एक रैप है अच्छा। जिसमें वो कहता है कि उनकी नजर में मैं सब कुछ हूँ, बस जो नहीं हूँ तो कलाकार। अरे वाह। कहता है ना। अच्छा, मैंने हाँ, वो अपने एक गाने में कहता है कि उनकी नजर में मैं सब कुछ हूँ, बस जो नहीं हूँ तो कलाकार। हाँ, इस कविता की अगर बात करें तो एक और जो मेरे को अच्छा लगा पैराग्राफ वो ये था कि तुम्हारी जेब में क्या है प्यार, उसे बाहर गली में फेंक दो, ये दूसरे का घर है। हाँ। और शहर की जुबान में तुम्हारी भाषा और उम्मीद के बीच वे काठ का एक टुकड़ा रख देंगे। काठ लकड़ी का एक टुकड़ा। लकड़ी का एक टुकड़ा, अच्छा, काठ का एक टुकड़ा रख देंगे, या फिर एक प्याली गर्म चाय पियो जी कवि महाराज। काठ का एक टुकड़ा क्यों रख देंगे? काठ का एक टुकड़ा डिवीजन बनाने के लिए? हाँ, एक डिवीजन है, या कह लो कि एक, मतलब कहते हैं ना कि तुम इतने पत्थर हो गए क्या, पत्थर दिल हो गए क्या। हाँ। उस चीज को दर्शाने के लिए कि मतलब उनके अंदर कोई तुम्हारे प्रति प्यार या संवेदना या फिर नहीं होगी। काठ का एक टुकड़ा, लकड़ी का एक टुकड़ा, हाँ, जैसे डराने के लिए भी तो लकड़ी डंडे के रूप में तो इस्तेमाल होती है उसका टुकड़ा। हाँ, मतलब कुल मिला के यही भाव है कि हाँ, तुम्हें अलग रखा जाएगा, जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहा भी जा रहा है ना कि ये तुम्हारा घर नहीं है। हाँ, ये तुम्हारा घर तुम्हारी नहीं भाषा है। और तुम्हारी उम्मीद के बीच तुम्हारा घर नहीं है, मतलब ये गांव नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, और जो वो बात थी काठ के टुकड़े की, वो थी कि तुम्हारी भाषा और तुम्हारी उम्मीद के बीच में काठ का टुकड़ा रख देंगे। तो वो शायद तुम्हारी भाषा को एग्जैक्टली तुम्हारे और उससे जो तुम्हारी उम्मीदें हैं ना, हाँ, उसी को तोड़ देंगे। उसके बीच में वो डिवीजन क्रिएट कर देंगे। हाँ, मतलब भाषा हो गया कि शायद वो टैलेंट, कविता जानना, भाषा लिखना। हाँ, लिखने का। और तो ये तो शायद अगर इस कविता का वो समझा जाए कि किस बात पे है, तो इस बारे पे नहीं शायद कि एक राइटर का, एक पोएट का काम, पोएट के साथ होता क्या है। हाँ, शहर आके। और ये अगर हम पोएम को थोड़ी देर के लिए बाहर भी रखें ना इस कविता से, तो ये जनरल भी डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है कि गांव से जब कोई इंसान जिसके अंदर अभी भी लोगों के प्रति कंपैशन है, सेंसिटिविटी है, जब वो शहर आता है तो इन चीजों को वो ढूंढता है, पर मिलती नहीं ये चीजें शहर में। शहर के लोगों में ये कह सकते हैं। हाँ, तो जनरल सेंस में भी ये है। चले फिर तो अगली कविता पे बढ़ते हैं। हाँ, गौरव अगली कविता पढ़ेगा। बारिश में भीग कर 10 मिनट। तो जो मेरी पहली कविता है जो मैं पढ़ने वाला हूँ धूमिल साहब की, उसका शीर्षक है बारिश में भीग कर। सहसा हम क्यों चाहने लगते हैं हमारे सिरों पर छत हो। सहसा हम क्यों चाहने लगते हैं हमारे सिरों पर छत हो। जनतांत्रिक वर्षों में धुली हुई क्या ये खुली सड़क साफ काफी नहीं है। सच्चाई और शोहरत के बीच बिछी हुई संसद तक। फिर हम एक छत क्यों चाहते हैं जबकि यहाँ, फिर हम एक छत क्यों चाहते हैं जबकि यह सही कवियों और टुकड़ों और तुक्कड़ों, तुक्कड़ मतलब जो तुक्का लगाते हैं, सही कवियों और तुक्कड़ों की पहचान का समय है।
ठीक है। तुमने अपना सिर बरखा को दे दिया, तुमने अपना सिर बरखा को दे दिया है बेलौस, धन्यवाद जन कवि, और तुमने उसे टपकती हुई टप्पर के नीचे छुपा लिया है। बातूनी नागरिक, तुम्हें भाषा से अधिक अपने भीगने का भय है। यह तुम्हारा मुहावरा है, बारिश में भीगकर चमड़े को खतरा है। इस वक्त मुनादियाँ अपनी डुग्गी बजा रहा है। सईस अपने घोड़े की जीन नाई उस तरह रपटने का पट्टा छिपा रहा है, और राजनीयक ठीक है, जाति गुटबंदी की सताही 6-3। मुझे ना बहुत सारे शब्द समझ नहीं आ रहे हैं। जाति गुटबंदी की सताही 6-3। और यह भी सही है कि बारिश में भीगकर चमड़े की हर चीज अपनी औकात से औसतन कुछ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चमड़े पर बजने वाली सुविधा जल थुल मसक मसलन मादा हो जाती है। वाकई चमड़े को खतरा है। तुक्कड़ जी, राम राम जाइए, और राम झरोखे बैठ शाम का तुक लगाम से मिलाइए। लेकिन कविता चमड़ा नहीं है, इसलिए कविता में गाती है घास। आदमी की जुबान से तिनका भर आगे बढ़कर सदियों से अपने रौंदे जाने का इतिहास। ठीक है, इसलिए कविता में गाती है घास। आदमी की जुबान से तिनका भर आगे बढ़कर सदियों से अपने रौंदे जाने का इतिहास। सहना ही जीवन है, जीवन का जीवन से द्वंद्व है। सहना ही जीवन है, जीवन का जीवन से द्वंद्व है। मेरी हरियाली में मिट्टी की करुणा का छंद है। और यही कारण है कि दल बदल करते उतावले बादलों को चाबुक से पीट कर जीवन रस गारती है। दौड़ दौड़ सारे आकाश में बिजली सदियों से रौंदी हुई घास को पुकारती है। इसलिए कविता में मामूली पनरोपना डिब्बा गुर्राता है झुग्गी के छेद से। टपकता है तो टपक, लेकिन बिजुरी की अंगूरी पकड़। कथरी पर सोए हुए मुन्ने पर मत लपक। और कभी इन्हीं छोटे छोटे ब्योरों को गाता है। उसकी यही साख है। उसके लिए कविता सिर्फ शब्दों की बिसात नहीं, वाणी की आंख है। बारिश में भीगकर आह्लादित कवि नंगे सिर घूमता है कीच भरे रास्ते पर। अनुभव के नए नए पृष्ठों पर भाषा के समर्थन में बूंदें गिरती हैं। अनुभव के नए नए पृष्ठों पर भाषा के समर्थन पे बूंदें गिरती हैं। जैसे सामूहिक हस्ताक्षर अभियान में आसमानी दस्तखत। और कविता से भीगती है। तृप्त और कृतज्ञ जैसे पानी पानी से भीगता है समरस और शांत। तो मुझे 2-3 चीजें समझ आई। मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया इस कविता का। अरे बाप रे, बहुत भारी भरकम एक बार कविता डॉल है। भी खोल ले। हाँ चल रहा है ना? हाँ चल। ठीक है। हाँ, तो मुझे कुछ चीजें समझ आई, सारे एलिमेंट्स नहीं समझ आए। मुझे एक चीज समझ आई कि बारिश का मतलब है यहाँ पे शायद ऑपरेशन, प्रताड़ना। ठीक है, या कि कंज्यूमरिज्म की तरफ भी थोड़ा इशारा है ना। पता हो सकता है। हाँ। पर मुझे लगा कि ऑपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसी टाइम पे जब बारिश होती है तभी फर्क पता चलता है असली कवि में और तुक्कड़े में। तुक्कड़े होता है जो तुक्का लगा या तुकबंदियां करे, तुकबंदी करें। हाँ, और बिठाए जिसे तो। सिर्फ राइमिंग आती हो, कविता ना आती हो। तो ये जो टाइम होता है बारिश का, इसमें फर्क पता चलता है, क्योंकि जो असली कवि होता है वो बारिश के बारे में लिखता है, और जो तुक्कड़बाज कवि होता है वो फलाना ढिमकाना बातें करने लगता है। वो मुहावरों का इस्तेमाल, मुहावरों में पड़ा रहता है, या फिर पास्ट के ही एग्जाम्पल लेता रहता है। एक तो ये बात समझ आई। और एक और बात समझ ही आई कि यहाँ पे ना रौंदी हुई घास,
शायद रौंदी घासेस ऑप्रेस्ड जो लोग हैं, जिनके जो माइनॉरिटी हैं या आदिवासी हैं, दलित हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है शायद कि जब पहले तो कोई नहीं पूछता है 4 साल 5 साल, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है सबको याद आ जाता है, सब उनके गाने गुणगान गाने लग जाते हैं, सबको उनकी याद आ जाती है, सब उनके हक को गाने लग जाते हैं। पर कवि का काम है वो हमेशा बात करना उनके ऊपर, और बारिश, और जब बारिश हो रही हो, जब ऑपरेशन सबसे हाईएस्ट हो, तब बात करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वही कवि चमड़े से क्या, हाँ, ये वाला पार्ट मुझे बहुत कम समझ आया है। चमड़े का काम, चमड़ा कहीं इंसान से तो नहीं कह रहे हाँ हैं, हो सकता है, इंसान के संदर्भ हाँ में तो हाँ नहीं हाँ चमड़ा का हो सकता इस्तेमाल है, किया है। इंसानियत या फिर हाँ हो सकता है। बारिश में भीगकर चमड़े को खतरा है। हाँ, इस वक्त मुनादिया अपनी डुग्गी बजा रहा है, सईस अपने घोड़े की मुनादिया का जीन। मतलब होता है भगवान, एक तरह से कॉलर होता है मुनादिया। अच्छा, मतलब अगर बारिश हो रही है तो मुनादिया अपनी डुग्गी बजा रहा है, हाँ, सईस अपने घोड़े की जीन। मुनादिया वो भी हो सकता है शायद, न्यूज़ रिपोर्टर, कॉलर अच्छा। है क्योंकि उसका मतलब। हाँ, और सही होता है जो घोड़े को पालता है। देखभाल करता है, और जीन होती है घोड़े पर गद्दी जो होती है। नाई उस्तारा रपटने का पट्टा छिपा रहा है, अच्छा, और राजनयिक मतलब राजनेता, या नहीं, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट, हाँ भाई, हाँ, जाति गुटबंदी की सतही 6-3। और यह भी सही है कि बारिश में भीगकर चमड़े की हर चीज अपनी औकात से औसतन कुछ ज्यादा हो जाती है। क्या मतलब हो सकता है इसका कि बारिश में भीगकर चमड़े की साइज बढ़ जाती है? चमड़े औकात से ज्यादा हो जाता है चमड़ा। यार चमड़ा समझ नहीं आ रहा कि किस उसमें कहा जा रहा है ना, किसको कहा जा रहा है चमड़ा। अगर इंसान को भी देखें तो इंसान ये कह रहे हैं कि अगर कोई जुल्म हो रहे हैं सरकार द्वारा या कुछ भी, तो वहाँ पे सब अपने अपने को बचा रहे हैं। हाँ, पर जो मार खाता है, जो अखाड़ा हो रहा है, हाँ, बाद में वही, पर जो ऑपरेशन है हाँ, उससे औकात बढ़ जाती है चमड़े की। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मतलब अगर हाँ ऐसे देखा जाए तो ऑपरेशन से किसी की औकात कैसे बढ़ेगी? ऑपरेशन खत्म होने के बाद तो बढ़ सकती है ना, पर कि हाँ यार ये तब खड़ा था। पर शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मुझे सही से कि चमड़ा, और फिर ये मुहावरे क्योंकि कई सारे इस्तेमाल हुए फिर हैं, आगे कहते और हैं कि जो हर मुहावरा है वो हर मुहावरे में चमड़े का प्रयोग हो रहा है। चमड़े का कोई प्रयोग हो अपने रहा है। चमड़े की गद्दी बना रहा है। डुग्गी में भी चमड़ा लगा होता है। हाँ, तो ये तो एक हो सकता है पहला कि जर्नलिस्ट हैं जो वो अपनी चमड़े को खुद ही इंस्ट्रूमेंट बन के बैठ गए हैं, वही मतलब राजा जी की वाहवाही में लगे पड़े हैं, खुद ही बज रहे हैं। और एक है कि सही गद्दी घोड़े बन के की बैठ भी। गया है, जो घोड़ा पालने वाला है वही घोड़े की गद्दी बन के बैठ गया है, उनके मतलब उनके नीचे लग गया है, या फिर कह सकते हैं कि उनको ऊपर चढ़ाने के लिए खुद जो जुल्म कर रहे हैं उनको ही वापस गद्दी पे पहुंचाने का काम करने के लिए बैठ गया है, करने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है। नाई उस्तारा रपटने का पट्टा छिपा रहा है। पट्टा भी जो होता है वो चमड़े का ही होता है, चमड़े का होता है। हाँ, उसे छुपाना। ये हो सकता है कि उस तरह लगाने वाला या तो उस तरह जो है क्रिमिनल, वो सेल्फ डिफेंस का प्रतीक हो सकता है। नहीं मेरे को तो लग रहा है ऑफेंस का है, क्योंकि ऑफेंस का किसी को उस तरह लगाना है तो चूना लगाना होता चूना है। लगाना होता है। हाँ, यहाँ उस तरह खाने कमाने का सोर्स भी है, क्योंकि नाई तो उसी से खाता कमाता है। पर उस तरह छुपाना, फिर पट्टा भी तो छुपा रहा है ना उसका। क्योंकि चमड़े पर बजने वाली सुविधा, अच्छा एक और चीज मुझे बहुत अजीब लग रही है कि क्योंकि चमड़े पर बजने वाली सुविधा जल थुलथुल मसक मसलन मादा हो जाती है। मादा फीमेल को कहते हैं। तो क्या ये कह रहे हैं कि मादा तो नर और मादा, हाँ, तो मादा हमेशा फीमेल को कहते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि चमड़े का मिसयूज, जैसे औरतों के ऊपर जो हाँ, हाँ समझ, बोल औरतों को जो हम लोग मतलब समाज में जो औरतों का वो उत्पीड़न है या उन भेदभाव है, जो ये भेदभाव है, या उनके प्रति गलत नजरिया है, हाँ, कि उनको हम जब भी देखते हैं तो ऑब्जेक्टिफाई, हाँ समझ गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, हाँ, या यूज करने के लिए देखते हैं, हाँ, बहुत सेक्सुअली अब्यूज करने हाँ। के लिए देखते हैं। तो कहीं चमड़े से यही तो नहीं आशय है कि हमेशा सब लोग चमड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ, आखिर में चमड़े को मादा कहा है, स्त्री कहा है चमड़े को। तो ठीक ये है। राजनेता, ये सब लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि चमड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चमड़े को सिर्फ उसी निगाह से देख रहे हैं कि काश ये मैं अपना बना लूं, काश इसका इस्तेमाल कर लूं, काश। या फिर सिर्फ ये बात हो सकती है कि एक दूसरे को, इंसान को इस्तेमाल करने में लगे पड़े। हाँ, एक दूसरे इंसान को इस्तेमाल करने के लिए। और कुछ लोगों ने अपना काम ही बना लिया इस्तेमाल होना, जैसे हाँ, जो डुगडुगी बन के बैठ गया है और वो सब।
हाँ, कुछ इसी के करीब इसका हाँ। मतलब है। हाँ, मतलब कविता तो इसके अराउंड ही घूम रही है शायद, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स पे और समाज और पे, हाँ। मॉरल कंपास पे हाँ, कि हाँ, तुम हाँ, किस हाँ। तरफ हो, तुम किसकी साइड हो। और फिर कहते हैं कि लेकिन कविता चमड़ा नहीं है, हाँ इसलिए कविता में गाती है घास। हाँ, और घास है ओप्रेस्ड इंसान जो दबा हुआ है ना सबसे। आदमी की जुबान से तिनका भर आगे बढ़कर, हाँ, मतलब इंसान की रीच से भी बाहर, हाँ, औकात से भी बाहर। बाहर। मतलब बहुत कई लेयर्ड है ये कविता। हाँ, और ये लिखी भी जिस समय में होगी उसका भी शायद इफेक्ट पड़े। इफेक्ट होगा, देखियो हाँ। शायद नीचे डेट है क्या, एंड में बिल्कुल। हाँ, ये 1999 में लिखी है। नहीं नहीं, 76 में तो उनकी डेथ हो गई, 79 में। अरे सॉरी, हाँ, एक्चुअली ये छपी 99 में है, लिखी कब है ये इस बात का जिक्र नहीं। अरे उनके मरने के बाद ये कविता छपी। हम्म, चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत थिंकिंग हो गई है। हाँ, बहुत और लंबा समझ हो नहीं गया। आ रहा है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। लो, कौन सी पढ़ोगे? अगली कविता मैं पढ़ देता हूँ। लो, हाँ, ठीक। तो अगली मोची राम, अगली कविता है मोची राम। रापी कहते हैं मोची जिस चीज से बनाता है ना, चप्पल जूते, हाँ, हाँ, जो औजार उसका जो होता है इंस्ट्रूमेंट, उसे रापी कहते हैं। रा के ऊपर चंद्रबिंदु, रापी। तो रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में, पहचाने हुए स्वर में, जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। नाप, मेजर। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है जो खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ, अरे बाप रे, और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता है, एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकालता है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की नजर से घूरता है। गरज है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिंक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है।
और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों की लाल लाल पत्तों से हजारों सुख तले धूप में सींचने के लिए लटकता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। भाई ये बाप रे बाप। क्या चीज है ये। पर नहीं, पर ये पूरा लेसन है एक तरह से। हाँ यार, मतलब पूरा आइडिया होना, ये बात कहना कि वो जो एक लाइन है ना कि लोग जो भाषा को जाति समझते, हाँ इंसान भाषा को जाति में बांटते हैं। हाँ, किसी जाति का भाषा बताते हैं। हाँ, और एक और वो बहुत अच्छा है कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तू मोची नहीं शायर है, पर वो ये बात ही नहीं समझते बात ही नहीं समझते कि हाँ वो ये एक्सपीरियंस है, ये किताबी बातें नहीं है। हाँ वाकई जो तुम्हें शायरी लगती है। कितनी अजीब अजीब बात। वहाँ बात सुन उसकी, जब वो कहता है कि जब मुझे कोई कम पैसे देकर जाता है ना ज्यादा काम करवा के, हाँ और जब पेशे पर चोट पड़ती है हाँ तो एक कील सी रहती है जो उंगली में चुभती है। हाँ इसकी उंगली में जिसका जूता सिला है। हाँ। क्या बात है ना, मतलब हाँ। क्या बढ़िया लिखा है यार। और एक और बहुत बढ़िया बात है, वो पूरा एक ह्यूमन साइकी को समझाते हैं। जो अमीर है ना, हाँ जो थोड़ा सा भी अमीर हो गया है, हाँ वो अपने से जो थोड़ा सा किसी चीज से कोई किसी से ऊपर है ना अगर, तो अपने से नीचे वाले को दबाने की पूरी कोशिश करता है। हाँ हाँ। तो एक बाबूजी हैं, बनिया है जो है, वो कितना पैसा होते सोते भी, नौकरी होते सोते भी आके मोची से एंड में पैसे के लिए लड़ ही रहा है। और इतने कानून करता है कि यहाँ हाँ, काटो, वहाँ सिलो, ये घिसो, वो करो। 1 घंटा इसने बर्बाद कर दिया। हाँ। और फिर कुछ सिक्के फेंक के चला जाता है जैसे, और कह रहे कि शरीफों को लूट रहे हो। हाँ, शरीफों को लूट रहे हो। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये इस पे कुछ कहा नहीं जाएगा इससे ज्यादा। और आखिरी बात तो फिलॉसफी है भाई। क्या? इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। एक समझदार चुप और इनकार से भरी चीख, क्या बात है। दोनों का मतलब एक है। हाँ, दोनों सेंसलेस है। दोनों सेंसलेस हैं, दोनों का कोई काम नहीं। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये तो मतलब ये तो वो है ना, ट्रांसपेरेंट कविता थी। हाँ, इसमें तो क्या इसमें तो ज्यादा लेयरिंग कुछ नहीं करा कुछ नहीं है, जो है मतलब आग की तरह लिख दिया है इसको। वो किसका शेर है कि हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है। हाँ, कैसे चंद शब्दों में आग छुपाई जाती है। जानिसार अख्तर साहब का शेर है। हाँ, इन साहब को। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। और जो मैं कविता पढ़ने वाला हूँ उसका नाम है आज मैं लड़ रहा हूँ। आज मैं लड़ रहा हूँ, फूलों की हंसी के खिलाफ जंजीरें खनखना रही हैं और रिश्ते मुहावरा बदलने की फिराक में हैं। आज अंधेरा है और खून लगा हुआ है हाथों में, जिसे हमने हासिल किया है वह पालने में नहीं, रक्त लथपथ कढ़ाई की बगल में पड़ा है। बच्चे भूखे हैं, माँ के चेहरे पत्थर, पिता जैसे काठ, अपनी ही आग में जले हैं ज्यों सारा घर। पेशेवर गुलाबों की हंसी ने खारिज कर दिया है वसंत,
पेशेवर गुलाबों की हंसी ने खारिज कर दिया है वसंत, और कविता की नसों में बहता हुआ खून जरूरत की जगह जहमत बन गया है। अक्सर उठते हैं सवाल, कहाँ है युवा जन? परिवर्तन के अग्नि चक्र शुगित इतिहास, इसका मतलब बताऊंगा शुगित इतिहास। पीले पत्ते पतझड़ की ओर उड़ते गए हैं। चुटकुलों सी घूमती लड़कियों के स्तन नकली हैं युवकों के दांत। वे जबड़े जाम क्यों हैं जिन्होंने खून की रपट पड़ी है? मैं सुनता हूं उत्तर धीरे से मुझ में उभरता है, जैसे काल कोठरी की दीवारों पर उभरते हैं शब्द। कल सुनना मुझे। जब दूध के पौधे झर रहे हो सफेद फूल, निशब्द पीते हुए बच्चे की जुबान पर, और रोटी खाई जा रही हो चौके में गोश्त के साथ। जब खट कर कमा कर खाने की खुशी परिवार और भाईचारे में बदल रही हो, कल सुनना मुझे, आज मैं लड़ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। हाँ, ये कविता उसी किताब से है, कल सुनना मुझे, जो तूने स्टार्टिंग में बताया था ना। इसमें थोड़ी उम्मीद दिखती है इस कविता हाँ, में। और इसमें पूरा पार्ट है, वो कहते हैं कि वो बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं एज अ कवि, एज अ पोएट, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका क्या स्ट्रगल है। वो बता रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ लोगों की बातें और मैं आगे बता रहा हूँ, और अभी मेरी बातें सुनना, अभी रुक जाओ, हाँ, अभी रुक जाओ, अभी मैं लड़ रहा हूँ, कल मुझे सुनना, बदलाव आएगा। हाँ, और वो अच्छा बदलाव जो एंड में एक होप की रे है। हाँ, कि बच्चा दूध पिएगा, निशब्द पीते हुए बच्चे की जुबान पर, हाँ, दूध के फूल झरेंगे। हाँ, 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 घर में रोटी आएगी और गोश्त के साथ खाई जाएगी, पेट भरेंगे। खट कर खाने की खुशी परिवार और भाईचारे में बदल रही हो। कल सुनना मुझे, आज मैं लड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये पूरा कंपैरिजन है ना, वो पहले दिखाते हैं कि बच्चा भूख से रो रहा है, माँ खुद पत्थर हो गई है, सुन्न पड़ गई है माँ, घर में खाने को कुछ नहीं है, और बाप काठ बन के उस घर में आग लग रही है, क्योंकि बाप लकड़ी बन गया है, माँ पत्थर बन गई है, तो बस अब आग ही चल रही है टकरा के। मतलब घर में सब डेड ही पड़े हैं एक तरह से। हाँ, क्योंकि पैसा नहीं है, कमा नहीं और सकते। कहते हैं ना कि जब पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो जाए, हाँ, तो सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि तुम सेंसिटिव होके करोगे क्या? जब अगर भूख से बच्चा रो रहा है, तुम्हारे पास खिलाने को कुछ नहीं है, हाँ, तो सिवाय उसके रुदन को सुनने के तुम और क्या करोगे? कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है ना, तो तुम एक तरह से पत्थर ही तो बन जाओगे। हाँ, तो क्या बात, पॉवर्टी को बहुत सटली एक्सप्लेन किया है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मतलब ये तो छू के, हाँ, सारी ही कविताएं एकदम छू के और निकल। होप भी दे रहे हैं ना, अभी हाँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, हार नहीं मान रहा हूँ। हाँ, मैं लड़ रहा हूँ अभी एक तरह से ये सेंस है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, अब मैं तो तुम्हारी आखिरी खोल देता हूँ भाई। ये है हाँ, चलो वहां से पढ़ लेना, बस माइक थोड़ा ऊपर रखना। ठीक। तो अगली जो कविता है उसका शीर्षक है कविता। अरे वाह। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं। करो उसे मालूम है कुछ लोग, अब क्या करें हम। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं, और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, आदत बन चुकी है। बहुत बढ़िया। वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भगवान, नहीं, अब वहाँ अर्थ खोजना व्यर्थ है, पेशेवर भाषा में नहीं, अब वहाँ अर्थ खोजना व्यर्थ है, पेशेवर भाषा में तस्कर संकेतों और बैल मुत्ती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो ये रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। इस वक्त इतना ही काफी है। वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदमी पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था, मगर अब
अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। क्या बात है। फिर वही कविता की स्टोरी, कविता के फेट पे इन्होंने लिखा है पूरा स्टोरी की कविता हाँ। कैसे कैसे गांव से शहर आती है, और एक पहले औरत से कंपेयर, एक जवान लड़की से कंपेयर करना, और एक वो लाइन है कि तीसरे गर्भपात के बाद, हर लड़की धर्मशाला नहीं हो तीसरे जाती है। तीसरे गर्भपात के बाद या तीसरा पृष्ठ के बाद, हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। हाँ। कंपेयर किया है बिल्कुल। तीसरे पाठ के बाद मतलब तीसरे चैप्टर के, मतलब तीसरे हाँ, वर्ष के हाँ, बाद हाँ। या फिर, अच्छा इतनी लंबी कविता का या कोई मतलब नहीं मतलब है? नहीं है, लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, मतलब अच्छा हाँ वो हो हाँ, जाती है, क्या कहते हैं, बोरिंग हो जाता है या हाँ। फिर हाँ वो होल्ड नहीं कर पाता टेंशन। हाँ अटेंशन होल्ड नहीं कर पाते। पर ये वाली बहुत बढ़िया थी कि कविता का पूरा फेट और कैसे, और लास्ट की लाइन बहुत अच्छी है। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। अगर अब कविता कुछ बोलती भी है तो वो सिर्फ एक आदमी की चीख पुकार है, अब उससे भीड़ को कोई लेना देना और नहीं उसे भी पागल ही समझा है। जा रहा पागल है। समझा जाता है हाँ, कि बौखला गया ये आदमी, हाँ। पागल है। जबकि पहले इसी से पहले लिखा है कि पहले के जमाने में एक जानवरता दिखती थी, एक आदमी पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। हाँ, मतलब वो एनिमलिस्टिक उसका हाँ। नेचर दिखता था कि हाँ, और सब लोग ध्यान देते थे। अब किसी को फर्क ही अब नहीं कुछ पड़ता। नहीं है। क्या बात है। बस अब एक आखिरी कविता मैं पढ़ता हूँ और हम फिर विदा लेंगे ठीक है। इस एपिसोड की। एक आदमी रोटी बेलता है। एक आदमी, शीर्षक क्या है? शीर्षक कुछ नहीं है, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट अच्छा, था उसमें कोई ठीक है, ठीक है। लिखा नहीं था। एक आदमी हम्म। रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये तो पूरा पूरा अटैक है बड़े बड़े व्यापारियों पे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पे। बिल्कुल ये तो डायरेक्ट है। किसी एक बहुत जो इंडिया में सबसे अमीर आदमियों में है उनके ऊपर ही है एकदम, क्योंकि संसद भी मौन ही है उन पे। मौन है। पर ये बहुत अच्छा है कि एक आदमी रोटी बेल रहा है और दूसरा खा रहा है, पर एक है जो से खेल रहा है, जो पूरी इकोनॉमी से पैसे के साथ, लोगों के जीवन के साथ खेल रहा है, और उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा, और संसद को भी कुछ कह नहीं सकती, वो भी डर के रहती है उससे। एक और है, एक और है, मतलब हाँ, मेरे हाँ, पास हाँ। 4 थी, चलो चलो करो करो। तो एक आखिरी मैं पढ़ देता हूँ। भेंट शीर्षक है। भेंट, भेंट यानी मुलाकात। हाँ, गिफ्ट भी तो होता है ना शायद, भेंट। अच्छा हाँ, भेंट तो गिफ्ट भी होता है और भेंट मुलाकात भी होता है। हाँ, चलो पढ़ के समझ में आएगा कि कौन सी कौन सी भेंट है। भेंट है? कल सुदामा पांडे मिले थे। कल सुदामा पांडे मिले थे हरहुआ बाजार में। खुश थे, बबूल के बन में बसंत से खिले थे। फटकारते बोले, यार खूब हो, दिखते हो और कतराने लगते हो। गोया दोस्ती ना हुई, चलती फिरती ऊब हो गई। आदमी देखते हो सूख जाते हो, पानी देखते हो गाने लगते हो। वे जोर से हंसे, मैं भी हंसा। संत के साथ बुरा सा फंसा, सोचा उन्होंने मुझे कोचा, क्या सोचते हो? रात दिन बेमतलब बवंडर का बोल नोचते हो, ले देकर एक अदद चुप हो। वक्त के गंजेड़ी की तरह फूंकते रहे हो, चेहरे पे चमाइन मूत गई है। इतनी फटकार जैसे वर्षों से अपनी आंखों में थूकते रहे हो। अरे यार, दुनिया में क्या रखा है? खाओ पियो मजा लो, विजयी बनो विजया लो, रंगरती ठेंगे पर चढ़े करोड़पति। ये थोड़ा ये है कि खाओ पियो मजा लो, हाँ, छोड़ो टेंशन। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बुढ़ापे में आते आते लिखी है। हाँ, हार मान गए। ठीक है, बहुत सोचना वोचना नहीं है। ठीक है, बस ऐसा कहना कि ठीक है, हाँ चलो चलो लास्ट लेने ठेंगे पर चढ़े करोड़पति। करोड़पति। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं आज का भी एक एपिसोड। आज आप सब बताइएगा आपको कैसा लगा। बिल्कुल, और कोई और मतलब अगर आपको समझ में आए तो जरूर हमें हाँ, हमसे शेयर करिएगा। हमारा इंस्टाग्राम है फेल्ट थॉट, फेल्ट या थॉट। हिंदी घराना @hindi_घराना। अब वहाँ आ सकते हैं, वहाँ पे हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स।
बिल्कुल। तो इसी के लाइक साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी होता है अब मुझे ये भी करना पड़ेगा। लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।